दर्शकों, स्वागत है आपका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। आज है हमारे साथ मिस्टर अभिषेक जोशी जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभिषेक जी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं। सर, आपके बारे में काफी मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। तो ये इंडियन फोक आर्ट का की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, और ये आपका ये सफर, ये पैशन कैसे शुरू हुआ, ये जुनून आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मैम, जो पेंटिंग में करता हूँ उसको शॉर्ट पेंटिंग बोलते हैं। राजस्थान की एक बहुत ही लोकप्रिय कला है और ये कला लगभग 10वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी हमारे पूर्वजों द्वारा। ओके। और इसमें हमारे परिवार के जो है सदस्य हैं वो यही काम करते आए हैं। और मैं भी शुरू से ही बचपन में अपने फादर को देखता था, अपने ताऊ जी को देखता था और अपनी फैमिली में काम करते हुए बड़े बुजुर्गों को देखता था। तो शुरू से ही इस काम को करने की एक इच्छा जागृत हुई। और 8-9 साल की उम्र में ही मतलब एक इतनी हो गया कि नहीं, ये काम अपने को करना है और यही रोजी रोटी का ही साधन बने। तो शुरू से ही इस काम के प्रति रुचि परिवार में जो फैमिली मेंबर करते हैं उनको देखकर हुई। और धीरे धीरे इसमें काम में सीखना स्टार्ट किया और नए नए प्रयोग अब कर रहे हैं। जैसे नई स्टोरीज पे भी मैं काम कर रहा हूँ और पुराने जो पारंपरिक विषय हैं, बाबूजी और भगवान देव नारायण, उन पर भी मैं काम करता हूँ और नए विषय पर भी मैं काम करता हूँ। अच्छा। तो जोशी जी, जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि फैमिली में सब लोग करते थे तो उनसे प्रेरणा करके आप उनसे ही सीख कर आपने किसी से सीखा है, कि फैमिली में करते करते ही एक परंपरा चलती रही? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरे फादर नेशनल अवार्डी हैं, तो ओके। हाँ, उनको काम करते देखता था। तो वो ही मेरे गुरु भी हैं और उनसे ही मैंने ये काम सीखा। तो हम आपके पिताजी का जरूर नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरे फादर का नाम है शांति लाल जोशी। और ओके। वो भी जैसे मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, वैसे ही उन्होंने भी अपने फादर से बचपन से ही ये काम सीखा है। तो जिससे ज्यादातर जो लोक कलाकार हैं अपनी भारतीय कला के, तो उनका अगर आप देखेंगे तो छोटी उम्र में ही उनको घर में ये काम देखने से प्रेरणा मिलती है और वो छोटी उम्र में ही ये काम करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर कलाकार जनरली ऐसे ही। तो जोशी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके पिताजी आपके गुरु है। तो जब आप बचपन में आप स्कूल वगैरह पढ़ते होंगे, तब आपको शौक था कि आपको आर्टिस्ट ही बनना है, कि बोला गया था कि नहीं आर्टिस्ट ही बनना पड़ेगा? मतलब होता है ना, बचपन में बच्चे बहुत सपने देखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कुछ आपके साथ था? हाँ मैम, मैं भी जैसे बचपन में जब अपने फादर को काम करते देखता था, तो मेरा ये था कि मैं भी अपने फादर के जैसे एक अच्छा आर्टिस्ट बनूं और सभी लोग मुझे जाने। बचपन में ऐसा सपना था कि कुछ इस तरह के काम करें जो कि मेरी पहचान बने। जी। और तो जनरली क्या है कि भारतीय लोक कलाओं के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड वगैरह देते हैं। तो जी। मेरा ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम इन अवार्ड से भी हटके और कुछ मेरे लिए ही जाना जाए। तो लगभग 12-15 साल की उम्र में जब मैं कभी ऐसा सुनता था कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड होते हैं, लिम्का बुक में रिकॉर्ड होते हैं, तो आज जैसे मेरा लिम्का बुक सहित लगभग 15 रिकॉर्ड बुक में नाम है, जो कि किसी भी बड़ा आर्टिस्ट का नहीं है। तो मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया। तो शुरू से ही मेरा जैसे जो हमारे पारंपरिक विषय हैं वो काम तो मैं करता था, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कुछ इस कला के इस कला को एक इस तरह का टच दूं या इस तरह की इसमें काम करूं जो कि मेरे खुद के नाम से वो जाना जाए।
वो मेरी आइडेंटिटी हो। जैसे कि कंटेम्प्रेरी विषय पर जो आर्टिस्ट काम करते हैं, मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं, उनकी जी अपनी शैली, उनकी पहचान होती है। वैसे ही मेरी एक शुरू से बचपन से रही कि नहीं, मैं फड़ पेंटिंग तो करूं, लेकिन सभी फड़ पेंटिंग करते हैं तो उनकी कोई स्पेशली आइडेंटिटी नहीं होती है। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरी खुद की आइडेंटिटी उस पेंटिंग से झल के कि ये पेंटिंग, ये टच है, इट मीन्स अभिषेक जोशी ने ये बनाया। तो वाह मैंने बहुत सारे नए विषय पर भी काम किए। जैसे कि मैंने कोविड पर काम किया। कोविड ओके पर मैंने एक पेंटिंग, पिछले साल मैंने कोविड पर पेंटिंग बनाई थी। तो उस पेंटिंग, एक वर्ड पेंटिंग का एक और जो होता है कि इस पेंटिंग में कहीं कुछ लिखा नहीं जाता है। मीन्स आपको इस पेंटिंग को समझने के लिए जो गोपा है वो इसको गाता है, और इसमें क्या हमने बनाया, एक स्टोरी होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जी इसमें जी कहीं भी पेंटिंग में हमने क्या बनाया है उसको हमने कुछ लिखा नहीं है। तो ये पेंटिंग जो है अपनी ड्रेस कोड से हर व्यक्ति को दर्शाती है। ड्रेस ओके कोड से ही व्यक्ति की पहचान होती है, जो इसमें किरदार है उनकी पहचान होती है। तो मैंने फड़ पेंटिंग की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए, इसकी आत्मा जो कि इसकी आइडेंटिटी है उसको ध्यान में रखते हुए नए नए प्रयोग किए कि मुझे फड़ पेंटिंग को भी पूरी तरह से जो इसमें कलर स्कीम काम में ली जाती है, फिर जो इसकी मौलिकता है वो काम में लेते हुए कुछ नया कैसे करूं। तो जी इसी के हिसाब से मैंने नए नए प्रयोग किए। मैंने नई नई कहानियों पर काम किया। और एक कहानी जो मैं लगभग 2016-17 की बात थी, तो मैं नई कहानी बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था। मोदी जी पर भी मैंने काम करने के लिए बहुत सारी स्केचिंग करी, और मैंने उन पर फड़ पेंटिंग बनाने का विचार बनाया कि मुझे मोदी जी पर फड़ पेंटिंग बनानी है। तो उस टाइम पे मोदी जी बहुत ही चर्चित चेहरे थे, तो मैंने कहा कि इन पर मैं काम करूँ। उन पर बहुत सारे स्केच वगैरह बनाए, उनकी पूरी जीवनी मैंने पढ़ी। और मैं जो भी काम करता हूँ तो मेरा ऐसा होता है कि मैं उस किरदार में डूब कर काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक राइटर कोई कहानी लिखता है तो उस कहानी में वो खो जाता है, वैसे ही जी मेरा भी होता है कि मैं किसी भी विषय पर काम करूँ, नए विषय पर, तो पहले उस विषय को पूरी अच्छी तरीके से मैं पहचानता हूँ, और उसको उसका गहनता से अध्ययन करके ही मैं काम करता हूँ। तो जब मैंने मोदी जी पर काम करने के लिए सारी मैंने तैयारी कर ली, तो मेरे को ऐसा एक किसी पेपर में मैंने पढ़ा कि कोई और आर्टिस्ट मोदी जी पर पेंटिंग बना रहे हैं, और उनकी पेंटिंग इस साल एंड तक, जैसे वो, मैंने अपना काम जो कर रखा था वो मैंने ना तो किसी को बताया ना कुछ, और मैंने पेंटिंग का रूप नहीं दिया, केवल उस पर होमवर्क मैंने किया। तो मैंने उस विषय को छोड़ दिया कि मुझे मोदी जी पर काम नहीं करना। फिर मेरे सामने था कि मैं अब इस पे, जो मैंने अपने जो वीर योद्धा हुए हैं पुराने, जैसे महाराणा प्रताप, जी पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको मैंने पढ़ा है, और इन पर, इनकी कहानियों पर मैं पेंटिंग, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं किसी एक किरदार पर कहानी नहीं बनाऊं, एक ऐसी स्टेट पर कहानी बनाऊं, ऐसी स्टेट की कहानी अपनी पेंटिंग में बनाऊं जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। मेवाड़ का जो गौरव है, जी मेवाड़, हम राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र है, मेवाड़ है, मारवाड़ है क्या। तो मेवाड़ जो है, चित्तौड़, उदयपुर और इस एरिया को मेवाड़ बोलते हैं, जहाँ की महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जी तो मैंने कहा कि मेवाड़ एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म भी है, शौर्य भी है। यहाँ क्षत्रियाणियों ने अपने मतलब जिंदा जो है जौहर किया, और वो पूरे विश्व में अपनी पहचान है कि नहीं, इन्होंने अपने लिए और अपनी जनता के लिए, जैसे महाराणा प्रताप एक राजा होते हुए जंगल जी में जिन्होंने वास किया, पूरा जीवन उन्होंने जंगल में, एक राजा के लिए अगर आप पूरे वर्ल्ड में इस तरह का उदाहरण देखें तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसी स्टोरी पर काम करना
जिसमें एक नहीं, बहुत सारे ऐसे हों, योद्धा हों, बहुत सारे ऐसे तो ये एक मेवाड़ की भूमि है, तो इस पर मुझे काम करना है। तो मैंने लगभग 18 महीने मेरे को लगे थे उस पेंटिंग को बनाने के लिए, और उस पेंटिंग के लिए मैंने 18 से 20 इतिहास करूं कि 40 किताबों को मैंने पढ़ा है, और अच्छा। क्रॉस टैली किया मैंने कि कौन सी ऐसी बात है जिसको ज्यादा इतिहासकार मान रहे हैं, उन्हीं बातों को, तथ्यात्मक बातों को देखकर और समझकर मैंने अपनी पेंटिंग में जगह दी। तो एक ईश्वरीय संयोग ही था कि वो पेंटिंग बननी थी। आज वो पेंटिंग उदयपुर सिटी पैलेस जो म्यूजियम है वहां पर 1 महीने के लिए डिस्प्ले हुई है, और वो पेंटिंग श्री जी जो है अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनकी प्रेरणा से, और बहुत सारी चीजें जो कि मुझे ध्यान में नहीं थी और वो भी वहां से मुझे ज्ञात हुई। तो वो पेंटिंग अब सिटी पैलेस उदयपुर म्यूजियम में परमानेंटली बहुत जल्दी ही डिस्प्ले होने वाली है। और ओके। उस पेंटिंग को फट पेंटिंग जो है, इसके लिए 36 फीट की पेंटिंग सबसे बड़ी बनती है भगवान देव नारायण की। अब तक इससे बड़ी कोई फट पेंटिंग या इससे बड़ी कोई कहानी नहीं बनी है। मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो 56 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ी है। उस पेंटिंग में जो कैनवास बनाया गया, जो कि एक पारंपरिक तौर पर हम बनाते हैं, हाथ से कैनवास बनाते हैं रेची के कपड़े के ऊपर, वही पारंपरिक कैनवास, वही हैंडलूम का कपड़ा और नेचुरल स्टोन कलर, जो कि पट पेंटिंग में पारंपरिक रूप से जो हम एक ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं वो हम काम में लेते हैं। तो वही कलर्स हमने काम में लिया, और इसी बिहार पर और उसके अंदर जितनी भी घटनाएं जो हमने बनाई है, जितने भी जो दृश्य बनाए हैं, जो तो इतनी भी ये कहानियां हमने, के लिए आपका जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है, ये वही जी पेंटिंग है? जी मैम, यह वही पेंटिंग है। इसका लिम्का बुक में भी नाम है, अमेरिका बुक में नाम है, उसके अलावा 13 और रिकॉर्ड बुक्स हैं जिनमें ये पेंटिंग रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ी स्टोन कलर की, नेचुरल कलर की, हैंडमेड कैनवास पर बनी हुई कृति। इस पेंटिंग को जब मैंने बनाया था तब मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे किसी रिकॉर्ड के लिए बनाना। मैंने इस पेंटिंग को बनाने से पहले सिर्फ यही सोचा था कि मुझे मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के कण कण के अंदर जो शौर्य है, जो वीरता है, इसमें बहुत सारी कहानियां ऐसी है कि जैसे कि हम सिर्फ महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा या महारानी पद्मिनी को जानते हैं। एक आम आदमी इतना ही जानता है कि मेवाड़ ये है, लेकिन इनके अलावा भी एक एक जो कि सैनिक है, उनका शौर्य भी उसके अंदर बताया गया। एक एक सैनिक ने किस तरीके से अपनी जो मातृभूमि के लिए और बलिदान दिया है, और जो कि आगे होकर आज हम देखें तो भारतीय जो सेना है वो जिस तरीके से अपने भारत देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वैसे ही राजा महाराजाओं के जमाने में मेवाड़ की एक ऐसी भूमि थी जहाँ का एक एक सैनिक अपने महाराणा के लिए, अपने राजा के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि राजा भी उतनी ही मतलब अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे तो गलत नहीं होगा। मेवाड़ की भूमि के जितने भी राजा हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के लिए और हमेशा अपने जो हैं सैनिक है उनके लिए ऐसे काम किए, अपनी प्रजा के लिए ऐसे काम किए कि वो एक उदाहरण बन सके पूरे विश्व में। तो बहुत ही अच्छा विषय जिस पर मैंने काम किया। उसके अलावा बहुत सारी पेंटिंग ऐसी बनी जो कि एक फड़ पेंटिंग होते हुए भी नई तरह से मैंने उसको बनाने का प्रयास किया। अभी मैं गीत गोविंद पर भी मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक फड़ शैली को ही नई तरीके से मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, तो वो बता रहा हूँ। तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जैसे होता है ना कि जो फर्ट पेंटिंग है बहुत जनों को उसके बारे में पता नहीं होता, जैसे बहुत जनों को मॉडर्न आर्ट के बारे में ज्यादा पता है और इंडियन फोक आर्ट के बारे में काफी कम जानते हैं लोग।
तो जो आप कह रहे हैं फर्स्ट पेंटिंग, तो इसमें किस, आपने कहा कि एक ही पेंट में पूरा स्टोरी दर्शाई जाती है, कहानी दर्शाई जाती है, तो जी जी। एक्सप्रेशन जो हम, जैसे मैं आपके पीछे भी देख रही हूँ जो पेंटिंग बनी हुई है, तो उसमें जो एक कहते हैं ना, जो हाव भाव है चेहरे के, वो बहुत मायने रखते होंगे ताकि हमें वो समझ में आए कि क्या है। जी तो उसकी बारीकियां एक्चुअली भी में, आपको बहुत एकदम डिटेल में करनी पड़ती होगी बारीकियां। जी मैम, इसमें एक्चुअल में हमको जो ध्यान रखना होता है जी फर्स्ट पेंटिंग में, जितने भी चेहरे बनते हैं वो जी। ज्यादातर साइड फेस होते हैं, और उनको इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे ओके। के आमने सामने साइड फेस। वो हाँ, तो इसमें मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा बाद में, जी कि जो हमने कहानी में जो बनाया है, भोपाल लोग जो होते हैं, फड़ पेंटिंग का अगर हम मीनिंग समझें तो फड़ सबसे बना है, मीन्स रीड, जिसको पढ़ा जा सके। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसको हम कहानी हमने इसमें बनाई है, एक कहानी हमने बनाई है, और उस कहानी को, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं या बाबूजी की स्टोरी बोल सकते हैं, भगवान देव नारायण की स्टोरी बोल सकते हैं, उस कहानी को भोपा, जो ड्रेस होती है, हमने जैसे जी। बाबूजी की जो मूर्ति बनाई, इसमें हम मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति मीन्स भगवान की जैसे मूर्ति होती है, तो हर एक जो पेंटिंग का जो एक हमने बनाया है उसको हम मूर्ति बोलते हैं। तो जो एक मूर्ति बनाई है जिसका ड्रेस कोड, जैसे बाबूजी की मूर्ति है तो लाल कलर का उनका बागा होता है, राजस्थानी पहनावे में बागा बोलते हैं, जो एक कुर्ता जैसा होता है, और अंगोछा जो कि अपने कंधे पर जो अपन हाँ। साफी, जो अभी साफी जिसको बोल सकते हैं, हम्म। और कमरबंद। तो ग्रीन कलर का अंगोछा और लाल कलर का जो बागा जो होता है, और काले कलर की घोड़ी इनका सवार है। तो अच्छा। जिस भी जगह काले कलर की घोड़ी या लाल कलर का बागा पहने और हरे कलर की अंगोछा जो पहने हुए, जहां भी अ, वो उपस्थित हैं, तो वो हम्म। बाबूजी की आइडेंटिटी बताते हैं। दूसरी अच्छा। जो शैलियां हैं, दूसरी जो शैलियां हैं उसमें ज्यादातर में शेड पैटर्न होता है, उनके चेहरे के अंदर शेड लगाया जाता है, तो उनके हाव भाव दिखाई देते हैं। लेकिन थर्ड पेंटिंग में हाव भाव नहीं दिखाई देते, इसमें सभी के चेहरे एक जैसे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि अगर भाला मारते हो तो वो मतलब वो एक गुस्से को दर्शाने का इसमें कोई भाव नहीं होता है, अच्छा। थर्ड पेंटिंग में भाव नहीं होता है। थर्ड पेंटिंग में और दूसरी जो खूबी होती है वो ये होती है कि इसमें सभी कलर फास्ट काम में लिए जाते हैं। अच्छा। इसमें इसमें फेस कलर के लिए जैसे आप देखेंगे तो ऑरेंज जैसा टोन आपको दिखेगा, पीला कलर डायरेक्ट हम काम में लेते हैं, लाल कलर डायरेक्ट, ग्रीन कलर डायरेक्ट पेड़ पौधों के लिए, ब्राउन लाइट कलर। कलर भी डायरेक्ट काम में। हाँ, और ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन हम करते हैं। तो ये सारे कलर, सबसे बड़ी इसमें खासियत होती है कि हम हाथ से बनाते हैं घर पे, और इनको बनाने के लिए लगभग 5 से 6 महीने का समय हमको लगता है। कुछ कलर तो पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, कुछ फूलों के अर्क होते हैं, और कुछ कलर जैसे ब्लैक कलर है तो उसको हम तिल्ली के तेल का दीपक जो करके, और उसके जो काजल होता है उस काजल को हम गोंद में मिक्स करके उसको धूप में पकाते हैं। पकाना मीन्स वो बाद में बिल्कुल इंक फॉर्म में आ जाता है। तो ये कलर इतने पक्के हमको, या इतने तैयारी इनकी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि फड़ पेंटिंग जो अभी तो हम केवल उसको घर में सजाने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इसका यूज था। अभी भी हालांकि वो पे फड़ बांधते हैं, वो प्रचलन कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने में जो इसका यूज था वो ये था कि भोपा इसको शाम के वक्त, जब सभी गांव वाले खेती का काम करके और सभी गृहणियां भी निवृत्त हो जाती थी, खाना वाना बना के सब खाना खाते, तो रात जी। के समय पे फड़ को खोलते थे और उसको बांचते थे। बांचना मीन्स पढ़ना, अच्छा, पढ़ते थे। राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में बांचना बोलते हैं, बांचते हम्म। थे। तो वो रावण हत्ता जो एक वाद्य यंत्र होता है राजस्थानी, वो भोपा उनको भी, रावण हत्या को भी हाथ से ही बनाता है, वो मार्केट में नहीं मिलता, भोपा खुद बनाता है। ओके। रावण हत्या के ऊपर
पाबूजी की फड़ और जंत्री एक जो यंत्र होता है भगवान देवनारायण की फड़, उस पे बांसते हैं, मतलब वो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो रात के समय में भोपा अपनी पत्नी के साथ, जिसके हाथ में एक दीपक होता है जो कि लटकाया हुआ लालटेन जैसा एक होता है, उसके अंदर दीपक होता है, उस दीपक से पर्टिकुलर जिस जगह वो लगाते हैं, रोशनी करते हैं, उस जगह की कहानी भोपा अपने वाद्य यंत्र पर गा के और नाच कर बताता है। अरे तो वाह, इतनी कम लाइट में, एक दीपक की लाइट में, हम अगर किसी और शैली की पेंटिंग को देखें तो मेरे ख्याल से वो नहीं दिखेगी। लेकिन फड़ पेंटिंग में चटक कलर काम में लिए जाते हैं, तो वो दूर से भी दिखाई देते हैं, लगभग 10-12 फीट की दूरी से सिर्फ एक दीपक की रोशनी से भी दिखाई देते हैं। तो यही आइडेंटिटी, यही कलर स्कीम आगे चलकर इसकी पहचान बन गई फड़ पेंटिंग जी। इसी कारण से हम इसके अंदर, हाँ आप कुछ हमें दिखा रहे थे, क्या चीज, हाँ आप अपनी पेंटिंग दिखाना चाह रहे थे। हाँ, जैसे अभी जैसे मैं नए नए काम जो कर रहा हूँ, इसके अंदर जी, ये देखिए आप, देखते हैं मैं हाँ, है फड़ शैली ही, लेकिन कृष्ण भगवान के, जैसे राधा जी और कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो मैं जी, इसमें नए तरीके से कुछ करके और इसमें गीत गोविंद के श्लोक जो है वो लिखकर उन पर उस श्लोक का जो भाव होता है वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नई एक जो है स्टोरी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर बनाया है सर आपने, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो पेंटिंग है जो कि मैंने बताई थी, मेवाड़ का जो इतिहास बनाया, ये पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ उसकी फोटो है। आप ये 4 इंच इंटू लगभग 3 फीट की है ये। इसमें मैंने 766 ईस्वी से, जब पहली बार महाराणा प्रताप के पूर्वज जो कि मौर्य वंश का शासन था उस समय में चित्तौड़ पर, उनको हटाकर बप्पा रावल जो कि इनके पितृ पुरुष हैं, उन्होंने पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तब से मैंने स्टोरी स्टार्ट करी है। और अभी वर्तमान में श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो कि उदयपुर के राजा हैं, वहां तक का मैंने स्टोरी बनाई है। 1500 वर्षों का इतिहास मैंने इस पेंटिंग में बनाया है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया है वो आपकी ये जो सोच आपने सोचा कि अपनी आइडेंटिटी आपको बनानी थी, वो तो एक बात है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का कल्चर बहुत बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जैसे आपने अभी इतनी स्टोरी बताई तो लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया ये जो दर्शाया है। इवन मेरे को भी अगर मौका मिला तो जरूर मैं वहाँ म्यूजियम में विजिट करके देखना चाहूंगी सामने सामने। एक जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने दशावतार पर भी काम किया। ये मैंने फड़ से ही है। ये फड़ पेंटिंग को एक अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया। जी, ऊपर से बहुत बढ़िया सर। ये वरा अवतार का मैंने बनाया है। ठीक है, करता हूं। तो बहुत ही नई खूब। नई, और ये कृष्ण लीला भी है फड़ पेंटिंग शैली के अंदर ही। बहुत खूबसूरत सर, जो हमने अभी शोरी भी दर्शकों को जो दिखाई उसमें भी आपकी काफी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स है सर। जैसे कि आप इंडियन फोक आर्ट गैलरी से जुड़े हैं तो हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे आपका उनके साथ कैसे रहा एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा है। और सेंथिल सर और जो पूरी टीम जिस तरीके से भारतीय कलाओं को एक जी, विश्व में मंच दे रहे हैं, तो भारतीय जो कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं, उनके योगदान के लिए हम आर्टिस्ट हैं तो हम खुद भी धन्यवाद करते हैं उनका। और जो प्रयास वो कर रहे हैं
भारतीय कलाओं को सिखाने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कलाएं जो है पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए और उनको मार्केट मिले। एक कलाकार जो है डायरेक्ट मार्केट से जुड़े, तो उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और हर कलाकार को जो कि भारतीय कलाएं करते हैं, जी, उनको इस तरह का मंच मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जी, सही कहा आपने। सर आपकी पेंटिंग्स फोक आर्ट गैलरी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी जरूर। है। जी मैम है। दर्शकों, अगर आप अभिषेक जोशी जी की पेंटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो आप इंडियन फोक आर्ट गैलरी में वेबसाइट में लॉग इन करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी जब सर बात कर रहे हैं, मतलब कितनी हर एक पेंटिंग में आप लोगों की कितनी मेहनत, और एक ओरिजिनल आर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जो आसानी से हम देख सकते हैं कि यहाँ मिल सकता है। जी मैम। सर आपका वैसे देखा जाए तो अगर मैं कहूँ जैसे जो कोविड टाइम्स आया था जब लॉकडाउन वगैरह, तो जो वहां पे राजस्थान वगैरह साइड में तो कहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं पेंटिंग खरीदने के लिए, तो उस पर क्या असर पड़ा है? मैम कोविड से फर्क तो पड़ा है, क्योंकि सारा टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है या अपना भारतीय जो टूरिज्म है वो एक तरह से बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे वापस सही होगा, लेकिन एक कलाकार के लिए कोविड के टाइम में ये जरूर हुआ कि वो नए नए क्रिएशन कर पा रहे हैं। जी। क्योंकि एक क्या होता है कि जैसे मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है, जो जी। रेगुलर डिमांड है, वो हम सेल करते हैं। तो वो चीज कई बार क्या होता है कि हम उसमें ही रह जाते हैं कि हमारी मार्केट की डिमांड क्या है। हमारी जो एक सोच है वो भी जी। वैसी ही हो जाती कि नहीं, हमको मार्केट की डिमांड को पूरा करना। लेकिन अभी क्या है कि अभी के समय में मार्केट की डिमांड तो है नहीं, या है तो बहुत कम है। तो एक कलाकार उस डिमांड को सोचकर काम नहीं कर रहे हैं। वो एक कलाकार के अंदर का जो कलाकार है, हर एक कलाकार सही के कहा साथ आपने। में ये होता है, हर एक कलाकार के साथ में ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर के कलाकार को मिस करता है। जब मार्केट की डिमांड को पूरा करने में ही वो लगा रहता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो मेरी रोजी रोटी से संबंधित है। जी। तो इस समय में हमारी रोजी रोटी से संबंधित काम तो हम कम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड है नहीं। लेकिन कुछ काम ऐसे जो हमारे अंदर के कलाकार को बहुत टाइम से मिस कर रहा था, तो वो काम हम आप अभी कर के सकते समय में कर रहे हैं। ज्यादातर कलाकार मेरे ख्याल से अभी यही कर रहे होंगे, तो नई नई कलाकृतियां जो क्रिएट कर रहे हैं, और उनके जो मन के अंदर के भाव हैं वो अपनी कलाकृतियों में लेकर आ रहे होंगे। ये तो आप बहुत ही मेरे बढ़िया ख्याल एक्चुअली में, क्योंकि ये चीज है कि जब रेगुलर टाइम चल रहा होता है तो आप लोगों को जैसे कस्टमर कहे वैसा बनाकर देना पड़ता है। और अभी आपके से जो कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं होती है ना कि ये करना बाकी है वो करना बाकी है, तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो। जी, हो सकता है कि इस टाइम के बाद में अ, हर कलाकार की बहुत सारी कलाकृतियां ऐसी बाहर निकल के आए जो जी। अ, मतलब कभी कर नहीं पाए, वो काम भी हम इस समय में किया हमने। तो अ, बहुत सारा अच्छा समय भी है। हर एक जो समय है या हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो एक इसका दूसरा पहलू ये कि कुछ नया क्रिएशन हम कर पा रहे अपने आप को एक्चुअली में देखा जाए तो हमें जानने का मौका मिला, काफी अपनी चीजें पूरी करने का मौका मिला। हैं। जी। सर मैं जरूर आपसे ये भी पूछूंगी कि आपको आर्ट के अलावा और कौन से शौक है, और जैसे हमारा जो ये शो है उसकी जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, तो आपके अंदर जो कला का जुनून है वो तो हमने देखा, और किस चीज का शौक रखते हैं सर आप? नहीं मैम, मेरे शुरू से जैसे बचपन से आर्टिस्ट बनने का ही था। तो ये जरूर था कि फड़ चित्रकारी तो जैसे शुरू से देख रहे हैं फैमिली में। मेरा एक कलाकार होने के नाते मैं हमेशा दूसरे आर्टिस्टों को देखने को, उनको, उनके काम को अ, जी। समझने की मेरी जिज्ञासा हमेशा रहती है। तो हम्म। जो भी मैं नए नए प्रयोग करता हूँ, तो करता तो मैं फड़ से नहीं हूँ, लेकिन
कहानियां जो है, कोई और कलाकार किस कहानी पे काम कर रहा है, तो मेरी जिज्ञासा, जैसे उसको देखता हूँ तो मैं उनको यूं नहीं कि मैं उनको लेके सीधा यूं का यूं ही मुझे देखना, मैं उनसे प्रेरित होता हूँ कि दूसरे कलाकारों को देख के कि नए विषय क्या है जिन पर हम काम कर सकते हैं, और हम कौन सी ऐसी जो है चीज अपनी पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं, जी। जिससे कि हर पेंटिंग की मौलिकता भी रहे और हमारी जो शैली है उसमें कुछ नयापन भी दिखे। नयापन आए, तो जैसे कि आप नई नई क्रिएटिविटी लगाते हैं, आइडियाज लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो नई नई जो चीजें हैं वो सिर्फ मैं बर्ड पेंटिंग पर ही करता हूँ, और एक आर्टिस्ट होने के नाते बचपन से जो एक जुनून था मेरे अंदर, वो मतलब दूसरी चीजों की तरफ मेरे को जाने का मौका भी नहीं मिला, और अब मैंने अपना सारा समय जो है चित्रकारी को ही दिया है। जैसे कि मैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये मास्क हमने बनाए, वाह बहुत बढ़िया फट है। फट चित्र शैली के अंदर ही मास्क बनाए। इसमें मास्क पकड़ के दिखाइएगा क्या बना हुआ है उसमें। ये जैसे राजा रानी है, और ये राधा कृष्ण है। सर ये मास्क का कॉस्ट कितना है? मैम ये 300 रुपये में हम देते हैं, डबल हाँ, और ये एक्रेलिक और फैब्रिक कलर से बने हुए हैं, और कॉटन क्लॉथ है ये। वाह बहुत बढ़िया। और भी मैं कुछ आपको शेयर भी कर दूंगा मास्क और डिजाइन, और भी है, लेकिन वो फोटो में है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं सर ये बहुत अच्छी कोशिश है, और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि होता ना कि हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ये चीज हम खरीदेंगे तो एक फैशन हो गया, अभी तो मास्क लगवाना ही है, तो एक बहुत ही मुझे तो देख के ही लग रहा है कि मुझे मंगाना है आपसे। जी मैम, बहुत बढ़िया। साड़ियों पर भी मैंने पट पेंटिंग करी है, साड़ियों अच्छा। पर, दुपट्टे पर, बेड शीट पर। और हाँ, जो कोशिश ये रहती कि जो हमारे रोजमर्रा की चीजें काम में आती जी। है, जनरली क्या है कि लोग पेंटिंग अपने घर में, अपने यहाँ थोड़ा क्रेज कम है, टूरिस्ट तो पसंद करते हैं, तो मैंने अपनी पेंटिंग को उन चीजों में बनाया कि लोग इसको अपनी रूटीन लाइफ में भी इस चीज को काम में ले सकते हैं, और कला के प्रति उनका जो जुड़ाव है वो भी रहे। बना। इसी इसी तरीके से मैंने राजस्थान के कुछ फ्लाईओवर पर भी काम किया है। जयपुर में मालवीय नगर फ्लाईओवर है, वहां पर अच्छा। भी मैंने अपनी फट चित्रकारी करी है। नीम का थाना जो कि सीकर जिले में है, वहां लगभग 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, उस पर भी मैंने फट चित्रकारी के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। किशनगढ़ में भी एयरपोर्ट के पास में फ्लाईओवर बना है, लगभग 2 साल भर पहले। वहां पर भी मैंने उस फ्लाईओवर पर बाहर की साइड में और अंदर की साइड में और पिलर्स पर फट चित्रकारी के बहुत ही अच्छी अच्छी चित्रकारी करी। क्या बात है सर। सर मैं कहूंगी कि सच में आपका काम बहुत ही सराहनीय है, और हम चाहेंगे, हमारी टीम चाहेगी कि आप और भी होता ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएं, और हर जगह आपकी आइडेंटिटी, बहुत कहता है ना बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसकी मैं कहूंगी कि एक पहल तो ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, कि आपने रिकॉर्ड में अपना नाम करवाया है, और आज आप हमारे शो पर भी आए हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, कुछ होटल्स में भी काम किया मैंने, जो हेरिटेज होटल होते हैं उनके जी। अंदर भी फट पेंटिंग का काम किया मैंने, तो क्या वो भी मैं, हाँ जी। सर आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है हम लोगों से बात करके? मैम आपका नाम बहुत सुना था मैंने,
और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग कलाकारों के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनको उनकी कलाओं को लोगों जी तक पहुंचे, उसके लिए आप जो एक टॉक शो आप कर रहे हैं, उनको आम जन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी कला को पहुंचा रहे हैं। एक जमाना था जब मतलब भारतीय कलाओं को हम्म, गवर्नमेंट के लेवल पे टूरिज्म के तक पहुंचाने के लिए उनके प्रयास जरूर होते थे, लेकिन एक हर कलाकार जिसको हम कहें कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता था या उस प्लेटफॉर्म तक वो पहुंच नहीं पाता था। लेकिन जी आज जो है एक आप और इंडियन फोक आर्ट जो एक प्रयास कर रहे हैं कि एक कलाकार जो कि मैं जैसे जहाँ रहता हूँ वो एक तहसील लेवल का है, वहां से मैं एक वर्ल्ड लेवल तक आप अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी वेबसाइट के माध्यम से हमको पहुंचा रहे हैं और हमारी एक पहचान जो दिला रहे हैं, तो वो एक प्रयास बहुत ही अच्छा है और हमको भी खुशी है कि हम आपसे जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। और हमारी कोशिश यही है कि जैसे होता है कि एक एक चीज तो है ही कि लॉकडाउन है, लोग यहाँ वहाँ ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर भी बहुत सारी हमारी भारतीय कलाएं हैं जो लोगों को पता नहीं है, और इस माध्यम से बहुत इजीली हम सब जान सके हैं। बहुत जनों को इंडियन जी फोक आर्ट में इतनी सारी कलाएं हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, लोगों को नहीं पता, क्योंकि ना हम सही बात कहीं आए, ना ये स्कूल में सिखाया जाता है ना कुछ। तो इस नहीं। काफी काफी हम लोगों को भी मदद मिलती है आप लोगों के थ्रू ये बात पहुंचाने की सब तक। जी नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जैसे बहुत सारी कलाएं तो भारतीय कलाएं हैं वो लुप्त ही हो गई हैं। जी जी उसके पीछे बहुत सारे रीजंस ये कि जैसे जो अपनी कला है वो उसका अगर यूं कहूं कि ये रोजमर्रा की आवश्यकता की सामग्री नहीं है, तो एक कलाकार को अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जी जहां पर वो अपना प्रोडक्ट बेच सके, तो जी ज्यादातर जो कलाकार है वो म्यूजियम वगैरह पे बेचते हैं, तो उनको एक उसकी जो कॉस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं मिलने से वो अपने बच्चों को नहीं सिखाता है। और जी बहुत सारी कलाएं ऐसी भी हैं जिनके जो कलाकार हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए ही अगर कहूँ, और ज्यादातर कलाएं जो हैं वो लुप्त होने के पीछे या तो उनसे उनको रोजगार नहीं मिलना है, या फिर उन कलाओं के कलाकारों ने पुराने टाइम में जनरली ऐसा होता था कि वो उस कला को अपनी फैमिली तक सीमित रखते, जी जी वो ये कोशिश करते थे कि नहीं ये कला सिर्फ मेरे तक सीमित रहे, मेरे हाँ, बच्चों तक सीमित रहे, आगे ये किसी फैमिली में ना जाए। तो ज्यादातर जो कलाएं हैं लुप्त होने के पीछे ये रीजन रहा कि या तो वो एक परिवार तक सीमित होकर रह गई, या जी फिर उस कला से उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिला। तो मैंने इसी लिहाज से शुरू से मैंने मेरा प्रयास ये रहा कि मैं इस कला को लोगों को सिखाऊं। अगर कोई सीखने के इच्छुक होते हैं तो मैं उनको सिखाता हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत सारे कैंप भी लगाए हैं अपने गांव में, और यहाँ के जो बहुत सारे स्कूल हैं उनमें मैंने निशुल्क अपनी सेवाएं भी दी है कि अच्छा ये कला लोग सीखे। उसके लिए मैंने हमारे यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं उनसे बात करी थी, साल भर तक मैंने हर स्कूल में जाके उस कला का प्रदर्शन भी किया है, और उस कला को सीखने के लिए जो कुछ जो हमारी आर्ट फॉर्म है उसको किस तरीके से इजी तरीके से बच्चे सीख पाए, उसके लिए भी मैंने प्रयास किए, कुछ कैंप भी मैंने लगाए हैं। और अ, मतलब इस तरह से ये किया कि ये कला एक लोगों तक। आगे बढ़े, लोगों तक बढ़े, और उनको ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया कि हम अगर अपनी जो कला है या जो हमारी चीज है उसको समय के अनुसार अपडेट होते हैं, उसको जो समय की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसमें नित्य नए प्रयोग करते हैं, या
आम जन की आवश्यकता के हिसाब से उस कला को काम में लेते हैं। जैसे कि मैंने आम जन की आवश्यकता की मास्क आम जन की आवश्यकता है, तो उसको एक फैशन का रूप मैंने किया। साड़ी पर पेंटिंग, उसको मैंने फैशन का, तो उसको आदमी कला को खरीदने से रोजगार कैसे मिल सके, वो प्रयास करते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमारी कला भी जीवित रहती है और उसको लोग खरीदते भी हैं, तो उससे हमको रोजी रोटी भी मिलती है। तो कोशिश ये रही मेरी कि नए कलाकार भी बने, आगे की पीढ़ी भी ये सीखे और इस चीज को हम किस तरीके से नई नई चीजों में अप्लाई करके और आम जन तक इसको पहुंचाएं। तो आज तो जैसे ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा युग है कला के लिए। मैं हृदय से आभारी भी हूँ कि आप और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर कला जो है कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। लेकिन इंडियन फोक आर्ट को मैं ज्यादा महत्व इसलिए देता हूँ, इंडियन फोक आर्ट में ज्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो रियल आर्टिस्ट को डायरेक्ट उस मंच तक उन्होंने पहुंचाया है और उन कलाकारों को ढूंढा है जो कि रियल में वो खुद कला को करते हैं और वो बेचते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई होलसेलर या ऐसा कोई हो जिनको केवल कला को बेचना ही है, कलाकार नहीं। तो उन्होंने डायरेक्ट कलाकार को अप्रोच किया और उस कलाकार को भी प्लेटफॉर्म दिया और उसकी कला को भी पूरे विश्व में एक स्थान मिले, उसके लिए वो विज्ञापन भी किया और उसके लिए बहुत सारे प्रयास उनके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा समय है और भारतीय कलाओं के लिए भी अच्छा समय है कि भारतीय कलाएं अब धीरे धीरे पूरे विश्व में अपना एक परचम फहरा रही है। ये सही कहा, हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन फोक आर्टिस्ट हमारी गैलरी के साथ जुड़े, ताकि एक उन्हें भी माध्यम मिल जाएगा और हमें भी एक होता ना एक मौका मिलेगा आप लोगों को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों की कला को भी। जी बहुत सही बात। थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं हृदय से आभारी हूँ सेंथिल सर का, आपका और आपकी पूरी टीम का, इंडियन फोक आर्ट का। और आपके जो प्रयास हैं वो अभी तो लॉकडाउन का समय है, या यूं कहें कि अभी जो एक आर्ट के लिए अभी समय जो है वो सही नहीं है, या यूं कहें कि अभी उनके लिए बायर नहीं, उसके बावजूद भी हमें बायर मिल रहे हैं। एक उम्मीद से ज्यादा हमको एक अच्छा लग रहा है। तो एक नॉर्मल समय जब आएगा तो मान के चलिए कि बहुत ही एक स्वर्णिम समय होगा एक कलाकार के लिए। तो जो आप प्रयास ऐसे समय में कर रहे हैं जबकि लोग निराश होकर बैठे हैं, उसके बावजूद आप इतने अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हम कलाकारों को एक अच्छा मंच दे रहे हैं। तो जब समय कोविड का टाइम निकलने के बाद नॉर्मल होगा तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही अच्छा समय होगा वो। और मेरी हृदय से आभारी भी हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि जो आपने मंच दिया है और बहुत आगे तक हम जाएं और आप भी जो नित नए प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन भी करते रहें। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये थे मिस्टर अभिषेक जोशी जी, जिन्होंने जिस तरह से बताया कि हाँ उनका एक जो जुनून था अपनी रिकॉग्निशन बनाने का, और उसमें काफी कामयाब रहे हैं वो अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। तो हम चाहेंगे जरूर अभिषेक जी आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में यूं ही आगे बढ़ते रहें और बहुत से रिकॉर्ड बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ। जी हाँ, पैशनेट गेस्ट, क्योंकि जो गेस्ट यहाँ आते हैं वो अपनी पैशन जर्नी जो हमारे साथ शेयर करते हैं, इट्स रियली एन इंस्पिरेशन। तो अपना ध्यान रखिए और यूं ही बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। बाय बाय।